तुम लोगों को लगा होगा कि एगहेड आगे इतने सारे इवेंट्स के साथ फाइनली जाके खत्म हो चुका, लेकिन गेस व्हाट, ओदा के पास अभी बहुत कुछ था डिलीवर करने को एंड चैप्टर 1125 ने पीक डिलीवर किया है। चैप्टर 1125 के कंप्लीट स्पॉयलर्स आ चुके हैं एंड इस चैप्टर का टाइटल है व्हाट डिफाइंस डेथ, क्योंकि इस चैप्टर में काफी सारी डेथ रिलेटेड चीज हुई है। मतलब काफी सारे इंपॉर्टेंट फिगर्स की मौत हुई है एंड कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स मर के वापस लौट कर आए हैं, नॉट लिटरली, मतलब एक कंप्लीटली डिफरेंट फॉर्म में, जो कि उनकी डेथ को एक नया मीनिंग दे देता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें एक नया एल्डर देखने मिला जो कि है नन अदर देन सेंट विगालैंड गालेंग, द चैंपियन ऑफ द गॉड्स नाइट, अब एक एल्डर बन चुका है। वन पीस के वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस फिगर्स में से एक है जिसकी हिस्ट्री के बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता एंड इसकी पावर्स क्या है, ये किस चीज के केपेबल है, ये हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। बट हाँ, उसकी हिस्ट्री के बेसिस पे इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ही इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर इन वन पीस। एंड हाँ, उसकी स्वॉर्ड्समैन स्किल्स के बारे में मुझे यही लगता है कि उसकी स्किल्स इवन मीहॉक के लेवल की भी ऊपर की होगी। एंड मैं इस बेसिस पे कह रहा हूँ कि उसने गॉड्स वैली में प्राइम रॉजर एंड व्हाइट बियर्ड को फेस किया था। एंड हाँ, रॉक्स को कैसे भूल सकते हैं। बट विगालैंड एक एल्डर कैसे बना है और उसे क्या टाइटल मिला है वो हम वीडियो में आगे बात करेंगे। बट फिलहाल बात करते हैं चैप्टर 1125 के मेन स्पॉयलर्स। फिलहाल अभी हम लोग एगहेड पे है जहां पर हम देखते हैं कि सारे मरीन सब जाने की तैयारी कर रहे हैं एंड इसके लिए सेराफिम्स को चार्ज किया जा रहा है। रॉब लिची एंड काकू भी मरीन शिप पर चढ़ रहे होते हैं कि साइपर फूल का एक एजेंट उससे पूछता है कि आखिर स्टूसी कहाँ है, तो इस पर लुची बोलता है कि उसने स्टूसी को खत्म कर दिया, विच आई डोंट थिंक इज ट्रू, क्योंकि हमें स्टूसी आगे भी चल के देखने मिलने वाली है। तो इस टाइम पे काफी अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट हो रहा है लुची का, जो कि शुरुआत में काफी स्टर्न सा कैरेक्टर था एंड इस आर्क के एंड होते होते वो थोड़ा सा मेलो डाउन हो चुका एंड प्रोबेबली इतनी लंबे समय के बॉन्डिंग के चलते उसने स्टूसी को छोड़ दिया, जो कि एक्सपेक्टेड ही नहीं है लुची से। बाकी इसके अलावा ये कहीं भी कंफर्म नहीं किया गया कि स्टूसी की मौत हो चुकी है एंड वो इस चैप्टर में कहीं भी अपीयर नहीं होती। सो लेट अस अज्यूम कि स्टूसी अभी भी जिंदा है और क्योंकि इसकी मौत हमें सामने से देखने भी नहीं मिली तो हम उसे मरा कंसिडर भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर किसी कैरेक्टर को शुरुआत में मार के उसे लास्ट में जिंदा कर दिया जाए तो जाहिर सी बात है, तुम देख ही चुके हो कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। उसके बाद हमें सैटर्न के पर्सपेक्टिव से पता चलता है कि उसने ही 200 साल पहले ये ऑर्डर दिया था कि इस जायंट रोबोट एमथ को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, लेकिन जिन साइंटिस्ट को ये ऑर्डर दिया गया था वो ये नहीं चाहते थे कि इस रोबोट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। वो लोग चाहते थे कि वो लोग इसे स्टडी करें एंड इसलिए वो इसे किसी दूसरे आइलैंड पर लेके गए। इसके बाद फिर सैटर्न बाकी के 9 एडमिरल से बातचीत करता रहता है और उन्हें बताया था कि उनका जो मेन टास्क था वो उन्होंने कंप्लीट कर लिया, जो कि था पावर प्लांट को सिक्योर करना, फिर योग को बचाना एंड एट लास्ट पंक रिकॉर्ड। लेकिन जो चीज इनके लिए बैकफायर कर गया वो था वेगापंक का मैसेज, जो कि इन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था एंड ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वेगापंक जाएगा तो जाएगा लेकिन साथ में इनकी नाव भी डुबा कर लेकर जाएगा एंड इसलिए ये इनका सबसे बड़ा फेलियर है। इस बात को सुनकर वाइस एडमिरल सैटर्न से अपोलोजाइज करते हैं कि वो लोग अपने टास्क में सक्सेसफुल नहीं है एंड इसी के चलते वो लोग तुरंत ही स्ट्रॉ हेड को पकड़ना चाहते हैं, वो भी एल्बाफ जाक। लेकिन सैटर्न मना कर देता है ये कहकर कि ये अभी नेसेसरी नहीं है, इससे भी बड़े बड़े टास्क हैं एंड देखा भी जाए तो ये 9 एडमिरल्स एट प्रेजेंट लुफी का कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग एल्बाफ पे हैं एंड आई डोंट थिंक कि इस पॉइंट पे गोरोसेस उनकी मदद करेंगे भी। अब क्योंकि यहाँ पे सैटर्न ने वेगापंक के मैसेज को एक ग्रेट फेलियर बोला तो यहाँ पे डॉबरमैन सैटर्न से पूछता है कि क्या जो वेगापंक का मैसेज था उसमें कुछ सच्चाई थी या फिर सब कुछ जिबरिश था। इतना सुनना था सैटर्न को और भाई सैटर्न ने डॉबरमैन का हेड उड़ा दिया। भाई बंदे ने एक ही सवाल तो पूछा था यार, वो भी लेजेंड सा, वो भी नहीं पूछ सकता क्या? मतलब ये चीज वर्ल्ड गवर्नमेंट की उस साइड को दिखाता है जहां पे मरीन्स उनके लिए कुछ नहीं, बस एक डिस्पोजेबल पार्ट है उनके सिस्टम का जिसे वो जब चाहे तब हटा सकते हैं। आई मीन यहाँ पे मैं किसी एरे गैरे मरीन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक वाइस एडमिरल डॉबरमैन की बात कर रहा हूँ जो कि हमारे साथ में मरीन फोर्स से था एंड ये वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए वन ऑफ द मोस्ट लॉयल मरीन्स में से एक है एंड भाई उसे एक सवाल पूछने के लिए ऐसे ही गायब कर दिया गया। लेकिन जिस तरीके से डॉबरमैन का हेड कंप्लीटली उड़ा नहीं है तो आई थिंक कि डॉबरमैन के फ्यूचर में आने के चांसेस अभी भी है। प्रोबेबली ये डॉबरमैन एंड बाकी सारे वाइस एडमिरल्स के लिए एक वार्निंग टाइप की होगी ताकि आगे चल के ऐसे कोई सवाल ना ही उठे तो ज्यादा बेहतर होगा। अब हम वापस आते हैं एगहेड के लैब ऑफिस में, तो अब हम देखते हैं कि एगहेड का ऊपरी हिस्सा अब क्लाउड मशीन का यूज करके हवा में उड़ने लगा है। ये क्लाउड मशीन वही टाइप के क्लाउड्स बनाती है जो कि हमने वेदर या एंड स्काइपिया में देखे थे एंड इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस अपर पोर्शन में पंक रिकॉर्ड्स रखे हुए योग ट्राई करती है किसी तरीके से रोकने का एंड इसे शूट भी करती है, लेकिन अब ये पंक रिकॉर्ड्स हवा में जा चुके हैं। हमें यहाँ पे किसी की आंखें भी देखने मिलती है जो कि मुझे पता है कि किसकी है एंड इसी ने इस फेल सेफ को ऑपरेट किया है एंड इसी के चलते पंक रिकॉर्ड जैसा वैल्यूएबल ट्रेजर वर्ल्ड गवर्नमेंट के हाथों से निकल चुका है। हम योग को कहते हुए सुनते हैं कि दे टुक द पंक रिकॉर्ड्स, दैट मींस कि वेगापंक are still alive। एंड इसी के तुरंत बाद हम चारों मरे हुए वेगापंक सैटेलाइट्स को आपस में बातचीत करते हुए देख एंड हमें पता चलता है कि वेगापंक एक्चुअली में मरे तो थे लेकिन मरे ही नहीं। What? देखा जाए तो इन वेगापंक सैटेलाइट्स को वेगापंक की पर्सनालिटी से स्प्लिट करके बनाया गया था, तो इनकी अपनी खुद की कॉन्शियसनेस है जो कि लाइक एन एआई है। मतलब अगर इनकी बॉडी डिस्ट्रॉय भी हो जाती है तो भी इनकी कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं स्टोर रहेगी ही रहेगी एंड जब तक इनकी कॉन्शियसनेस लाइव है तब तक ये लोग जितनी चाहे उतनी बॉडीज चेंज कर सकते हैं। मतलब भाई मैं एटलस की मौत पे ऐसे ही दुखी हो रहा था एंड अब मुझे समझ में आया कि लास्ट चैप्टर में लिलिथ
के साथ किसने बातचीत। इन सैटेलाइट्स को बनाया इस तरीके से गया था कि जब भी इनकी बॉडी डैमेज हो जाए तो वो अपनी बॉडी को दूसरी बॉडी से रिप्लेस कर ले। इसी के चलते हम देखते हैं कि एडिसन, शाका, पाइथागोरस एंड एटलस अब एक ही बॉडी में, क्योंकि इनके पास कोई एक्स्ट्रा क्लोन बॉडी नहीं है, लेकिन ये लोग पार्ट्स का यूज करके एक सिंगल बॉडी बना चुके हैं। अब किसी तरीके से 4 वेगापंक अब एक ही बॉडी में। हमें ये भी पता चलता है कि पंक रिकॉर्ड से लिलिथ एंड योग अभी भी कनेक्टेड है एंड वो वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर से इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये कनेक्शन तो टूटने नहीं वाला, तो इसलिए ये लोग चाहते थे कि ये इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट उनके हाथ में फिजिकल फॉर्म में ना रहे। और ये वेगापंक्स तब तक इस पंक रिकॉर्ड्स की हिफाजत करेंगे जब तक ह्यूमैनिटी फिगर आउट नहीं कर लेती कि कैसे इस इन्फॉर्मेशन को आपस में शेयर किया जाए। देखो, पंक रिकॉर्ड्स को यही कह के इंट्रोड्यूस कराया गया था कि ये ऐसा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है जिसे वर्ल्ड का कोई भी आदमी कहीं से भी एक्सेस कर सकता है, वो भी एक नहीं, साइमल्टेनियसली कई सारे लोग। देखो, ये वेगापंक्स चाह तो रहते कि लोग पंक रिकॉर्ड्स के साथ में इस लैब को भी अपने साथ लेके जाएं, लेकिन योग ने उन्हें शूट करना चालू कर दिया एंड इसलिए उन्हें छोड़कर जाना पड़ा उसे, जिसके चलते अब ना ही इनके पास बजट है ना ही मटेरियल एंड अब ये कुछ भी क्राफ्ट नहीं कर सकते। एंड अब पंक रिकॉर्ड्स जाने वाले हैं वेदरिया की ओर, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि इन लोगों ने हेरोडस को फोन कर दिया है, जो कि वही ओल्ड मैन है जिसने नामी को इन सारे वेदर्स की नॉलेज प्रोवाइड की थी। हेरोडस इस बात को सुनकर कंफ्यूज है कि आखिर वेगापंक जिंदा कैसे, क्योंकि वो दुनिया के लिए तो वो मर चुका है। एंड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट प्ले करेगा आगे के चैप्टर्स में, क्योंकि जिस वेगापंक की मौत है वो एक्चुअली में स्टेरा था एंड वो कुछ नहीं बल्कि वेगापंक के ब्रेन का एक पार्ट ही था, लेकिन दुनिया की नजरों में तो वो रियल वाला वेगापंक था एंड उन्हें नहीं पता ना कि ये एक्चुअली में 6 वेगापंक एग्जिस्ट किया करते थे। और अब क्योंकि वेगापंक मर चुका है तो सारा ब्लेम जाएगा लूफी के ऊपर, क्योंकि इससे पहले वर्ल्ड गवर्नमेंट ने दुनिया को यही बताया था कि लूफी ने ही वेगापंक को किडनैप करके रखा हुआ है। इस बात को सुनकर मुझे लूफी के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि वो वेगापंक को बचाने के लिए सारे एफर्ट्स डाल चुका था, लेकिन अब उसके नाम के आगे वेगापंक के मर्डरर का टाइटल लग चुका है। अब वापस आते हैं मैरिज जॉयस पर। तो भाई मैरिज जॉयस में अब सेलेस्टियल ड्रैगन्स की हालत खराब हो चुकी है, क्योंकि खाने को नहीं है इनके पास, तो लिटरली ये लोग स्टार्व कर रहे हैं और पैनिक दिख रहा है इन लोगों के बीच में। रही बात है पैन या कासल की, तो हम देखते हैं कि नए बंदे की एंट्री हो चुकी है, जो कि है नन अदर देन सेंट फिगारलैंड गार्लिंग, जो कि एक नया एल्डर बन चुका है। एंड इसके बारे में इवन इन गोरोसेस को भी नहीं पता था एंड ये लोग सरप्राइज दिख रहे हैं कि फिगारलैंड क्यों आ रहा है यहाँ पे। भाई फिगारलैंड गार्लिंग फुल सूट वगैरह पहन के आया हुआ है एंड इन गोरोसेस को इनफॉर्मली एड्रेस कर रहा है। मतलब तुम समझ रहे हो भाई, वो खुद को इनके ऊपर मानता है एंड ये कह के आके चेयर पर बैठ जाता है कि उसे बुलाया गया है यहाँ पे। नज़रो बोलता है भाई ये क्या बात हुई बात करने की, और वॉरकरी बोलता है अपनी जबान संभाल के बात करें आप, हम लोग एल्डर्स हैं, ये इस तरीके के टोन से आप हमसे बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस पे फिगारलैंड गार्लिंग बोलता है कि वेगापंक योग अब मेरे अंडर पे काम करेगी एंड अब मैं वॉरियर गॉड ऑफ साइंस एंड डिफेंस की पोजीशन संभालूंगा, जो कि इससे पहले सैटर्न के पास थी। दैट मींस कि सैटर्न इज नो मोर एन एल्डर। इन सारे गोरोसेस को समझ में आ जाता कि भाई आखिर सिचुएशन क्या है एंड मार्स बोलता कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ईमू ने कंसिडर किया कि फिगारलैंड गार्लिंग अब सैटर्न को रिप्लेस करेगा। आई नो कि हम फिगारलैंड गार्लिंग की हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर इसलिए भी होगा क्योंकि गॉड्स नाइट का एक टाइम पे चैंपियन था एंड ईमू ऐसे भी किसी राह चलते को तो गोरो से बना नहीं देगा। उसे कुछ ना कुछ कैरेक्टर तो दिखना ही चाहिए एक आदमी के अंदर, जिसके चलते वो उसे इतनी हाई अथॉरिटी प्रोवाइड करेगा। भाई बंदे में इतना एरोगेंस है कि वो गोरो से इसको तक के रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, तो इसके कैरेक्टर को देखने के लिए मैं काफी ज्यादा उत्सुक हूँ। रही बात सैटर्न की, तो अब हम देखते हैं कि सैटर्न की बॉडी से अब ब्लैक फ्लेम्स निकलने लगी एंड ब्लैक लाइटनिंग उसे हिट कर रही है। सैटर्न काफी ज्यादा पेन में है एंड वो ईमू को याद कर रहा है एंड ये सब हो रहा है इन 9 एडमिरल्स के सामने। वो लोग भी काफी ज्यादा कंफ्यूज है कि भाई हो क्या रहा अपने आप, यहाँ पे कोई एनिमी तो है नहीं, कैसे कोई सैटर्न को अटैक कर रहा है। एंड हमें पता चलता है कि सैटर्न को पता चल चुका है कि उसका अंत आ चुका है एंड उसे इस बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा। तभी ईमू डायरेक्टली सैटर्न से टेलीपैथी के थ्रू कांटेक्ट करता है एंड वो बोलता है कि तुमने जॉय बॉय को क्यों जाने दिया। मतलब ईमू के अकॉर्डिंग सब कुछ जाए तेल लेने, जॉय बॉय नहीं बचना चाहिए था। जिसे लिटरली सैटर्न ईमू से दया की भीख मांग रहा है। उससे कहता है कि लूफी की पावर्स लिटरली अनप्रेडिक्टेबल है एंड उसकी कॉम्प्रिहेंशन के बाहर की चीज है। तुम सोच रहे हो ये बात गियर 5 को एक अलग ही पेडेस्टल पर रख देती है। मतलब इवन एक गोरो से भी उसे कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा। मतलब भले ही लूफी ने एक गोरोसो के डिफीट ना किया हो, लेकिन एटलीस्ट वो हारा तो नहीं। और अब क्योंकि ईमू भी लूफी को जॉय बॉय के रूप में कंसिडर कर रहा है, तो आई थिंक कि जॉय बॉय एक उपाधि ही है जो कि इस टाइम पीरियड पर लूफी के पास। इस सारी कॉन्वर्सेशन के दौरान सैटर्न की बॉडी रैपिडली ममीफाई होने लगती है और इसके कुछ ही क्षणों बाद एक जायंट सा एक्सप्लोजन होता है जिसमें सारे के सारे मरीन्स दूर फेंका जाते हैं एंड हम देखते हैं कि सैटर्न की बॉडी की जगह पे अब कुछ नहीं बचा है, बस उसका स्केलेटन ही है। भाई ये लिटरली वन ऑफ द मोस्ट ग्रूसम डेथ है वन पीस की। एंड हाँ, इसी के साथ एट लास्ट द सैटर्न इज डेड। फाइनली वो आदमी मर चुका है जिसने बोनी एंड फैमिली की लाइफ को कंप्लीट हेल बना दिया था। लेकिन अफसोस कि बोनी को फाइनल ब्लो लैंड करने का मौका नहीं मिला। मुझे यही लगा था कि आगे चल के कहीं सैटर्न बोनी के हाथों मारा जाएगा, लेकिन इस वे में मरेगा वो एक्सपेक्टेड नहीं था। ये चीज हमें ईमू के पावर का एक स्कोप भी प्रोवाइड करती है कि बंदा लिटरली जिसे चाहे उसे उठा करके एक गोरो से लेवल का डीमन बना सकता है। मतलब तुम सोच रहे हो कि कितना ज्यादा पावरफुल होगा ईमू, लेकिन मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि फाइनल वॉर का स्केल कितना बड़ा होगा। भाई लिटरली डीमंस लड़ रहे होंगे यहाँ पे लोगों के साथ में। रही बात फिगारलैंड गार्लिंग
डालेंगे पावर्स की, तो उसका भी हमें कोई भी योकाई फॉर्म देखने नहीं मिला। वो मे बी आगे चल के हमें देखने मिलेगा जब उसका ईमो के साथ में कॉन्ट्रैक्ट फिक्स हो जाएगा। एंड यहाँ पे स्पाइडर वाला फॉर्म नहीं होगा, मे बी कुछ नया ही फॉर्म होगा जो कि ओवर द टाइम अलग अलग कैरेक्टर्स को मिलते हुए आया। इसलिए ये भी समझ में आता है कि गोरोसिस इमॉर्टल नहीं है, बल्कि ईमो उन्हें अपनी लाइफ देकर के इतने सालों तक जिंदा रखे हुआ है। एंड जब कभी उसे ऐसा लगा कि कोई भी गोरोसिस परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो उसने उसे किसी दूसरे के साथ में रिप्लेस कर दिया। इसका एक बेस्ट एग्जांपल होगा मे बी सेंट जुपिटर, जो कि इन सब में सबसे नया लग रहा है। एंड उसे नीका के बारे में भी एग्जैक्ट डिटेल्स मालूम नहीं थी। एंड जब भी वो नीका के बारे में बात करता था, वो बोलता था कि उसने ये सुना हुआ है। हालांकि मैं गोरोसिस के बारे में और भी डिटेल में बात करना चाहूंगा, लेकिन मैंने इससे पहले एक और वीडियो में इनके बारे में बात की है, तो तुम चाहो तो उसे चेकआउट कर सकते। इसके बाद फाइनली एक और चैप्टर में ड्रैगन का अपीयरेंस होता है। एंड इसलिए अभी हम लोग हैं रेवोल्यूशनरी आर्मी के बेस पे, जहां पे कोआला इस पूरे मैसेज को सम अप कर रही है। एंड अब देखते हैं कि रेवोल्यूशनरी आर्मी के टॉप मेंबर साथ में बैठ करके इस मैसेज के ऊपर बातचीत कर रहे हैं कि कैसे वर्ल्ड डूबने वाला है। एंड साबो इस पर कहता है कि अब ये सेंस बनाता है कि सेलेस्टियल ड्रैगन से आखिर रेड लाइन के ऊपर रहना क्यों चूज किया, क्योंकि वो इतनी ऊंची जगह है कि वर्ल्ड डूबने के बाद भी वहां के लोग सेफ रहेंगे। एंड हमें एक ग्रेट रेवलेशन भी देखने मिलता है कि वो जायंट सबरेज जो कि 700 साल पहले बनना स्टार्ट हुआ था, जिसे हमने रॉबिन के पार्ट में देखा था टाइम स्किप के दौरान में, वो एक्चुअल में इन्हीं सेलेस्टियल ड्रैगन से बनवाना स्टार्ट किया था ताकि ये लोग वर्ल्ड फ्लडिंग से बच पाए। एंड इसके थ्रू इनका ट्रांसपोर्ट ईजी होगा। तो ये समझ में आता है कि ये चीज होनी थी। एंड सेलेस्टियल ड्रैगन्स को इसके बारे में बहुत पहले से ही पता था, इसलिए स्लेव्स का यूज करके इस ब्रिज को 700 सालों से बनाया जा रहा था। एंड ये अब ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाला है। ये सुनकर यहाँ के सारे लोग शॉक्ड है कि भाई ये सारी चीजें इनकी आंखों के सामने हो रही थी और इन्हें इसका मतलब ही नहीं पता था। तो अब जब रीजन पता चला है, तो ये काफी ज्यादा सीरियस मैटर हो चुका है। एंड एट लास्ट भाई ड्रैगन खड़ा हो चुका है। एंड अब वो बोलता है कि हमें इसे किसी भी तरीके से एंड करना होगा, क्योंकि वेगापंक के मैसेज के बाद अब जो फाइट होने वाली है वो इन सेफ प्लेसेस के लिए होने वाली है। एंड इन सेफ प्लेसेस को हंट करते हुए लोग ये नहीं देखेंगे कि उनके सामने कौन है, उनके लिए जो मैटर करेगा वो रहेगी उनकी फैमिली। एंड ड्रैगन नहीं चाहता कि यहाँ से ह्यूमैनिटी डाउन हिल जाए, और वो इस इवेंट को होने से पहले ही रोकना चाहता है। बट आई डोंट थिंक कि ड्रैगन इज केपेबल ऑफ डूइंग दैट। मुझे पता है कि वर्ल्ड्स मोस्ट हाइनेस्ट क्रिमिनल है, लेकिन अगर वो कुछ करके ही नहीं दिखाएगा तो उसके स्टॉक्स नाली में बहते जाएंगे। आई मीन अब ड्रैगन कुछ ऐसा बोलकर भी जाता है तो अब बहुत ही ज्यादा क्रिंज लगता है, क्योंकि उसके पास कुछ बेस ही नहीं इन चीजों को प्रूव करने के लिए। मैं अभी तक ड्रैगन को इसलिए हाई पोजीशन पर रखता था क्योंकि मुझे यही लगता था कि उसके पास अभी भी एक मिथिकल जोन फ्रूट होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसके नाम में मंकी जुड़ा हुआ है। और रही बात उसके टाइटल की, वो तो मोस्ट हाइनेस्ट क्रिमिनल इन द वर्ल्ड है ही। बट फिर भी मैं ऐसे एक साइन लेकर चलूंगा कि ड्रैगन अब यहाँ से हमें एक्शन में देखने मिलेगा, विच इज वेरी मच एंटिसिपेटेड होगा सर। बट हाँ, ये रैप अप करता है इस चैप्टर को। और रही बात चैप्टर 1126 की, तो हमें नेक्स्ट वीक ही देखने मिलेगा, क्योंकि कोई भी ब्रेक नहीं अगले हफ्ते। बट हाँ, तुम्हारा इस चैप्टर को लेकर क्या ओपिनियन था मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड ये भी बताना कि तुम्हें क्या लगता है कि ईमू की पावर्स क्या होंगी, क्या आखिर ईमू एक ह्यूमन भी है या फिर कुछ और ही। बाकी अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया और अगर ऐसे ही और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो प्रेस द सब्सक्राइब बटन। एंड विद ऑल दैट बीइंग सेड, आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।